सीआरपीएफ के ऑपरेशंस बहुत सीक्रेटिव होते हैं और मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी इंसिडेंट के ऑलमोस्ट 1.5 आवर के बाद 6:30 के अराउंड। जैसे हुआ तो मेरी माँ पूरी रात मेरे दोनों पैर दबाती थी। मेरे को याद है कि बेटा फोर्सिंग हो जाना, फोर्सिंग हो जाना। आज मैं थोड़ा सा कई बार ये देखता हूँ कि ना आज एक मेरा पैर नहीं है। आईडी इंसिडेंट्स कितने सीवियर होते हैं, तो मैं बहुत डर गई थी। इस देश के लिए एक पैर क्या, मैं दोनों पैर अपनी जान कुछ भी कर सकता हूँ। कोई हमारा बल का हर ऑफिसर, हर अधिकारी जो है, हर जवान जो है, ऐसे कष्ट देने के लिए तैयार है। मुझे पता नहीं था कोई वीआईपी रूल्स नहीं है। सडनली मुझे पता लगा कि मैं राम जी भयानक नहीं कर कुछ लाइफ भयानक नहीं, लाइफ कुछ तो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ माननीय हमारे अमित शाह जी की। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इसमें चेंज हो जाए। देश की सुरक्षा कभी कभी इतनी बड़ी कीमत मांगती है जिसका अंदाजा हम सिर्फ खबरों में लगाते हैं, लेकिन जरा सोचिए जब वही खतरा आपके बिल्कुल सामने हो। आज हम सीआरपीएफ के एक जवान अजय मलिक से बात करने वाले हैं जो 209 कोबरा बटालियन के एक असिस्टेंट कमांडेंट के एक ऐसे यूनिट से थे जो नक्सलवाद के खिलाफ सबसे मुश्किल मोर्चों पर तैनात रहती है। झारखंड के घने सरांडा जंगल में एक एंटी माओवादी ऑपरेशन के दौरान एक प्रेशर आईईडी ब्लास्ट में उन्होंने अपना पैर खो दिया, लेकिन जो नहीं खोया उन्होंने वो था उनका जज्बा। आज हम आपको सुनाएंगे हौसले की वो कहानी जो वर्दी से कहीं बड़ी है। आइए हम अजय मलिक से बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं डीएच। अक्सर जब कोई घटना घटती है तो उसकी गूंज कई कानों तक पहुंचती है और आज हम ऐसी ही कहानी आपके सामने लेकर आए हैं अजय मलिक। नमस्ते सर, स्वागत है आपका डीएच में। नमस्कार। थैंक यू अपना समय देने के लिए। सर, हम आपसे सबसे पहला सवाल यही करना चाहेंगे कि उस दिन जो आपके आज ये हालत है, उस दिन को आप कैसे बयां करेंगे? बहुत ही खूबसूरत दिन था, वेरी ब्यूटीफुल डे। रात को हमको इंटेलिजेंस मिला हुआ था मिसेस के लिए और आई बिलोंग टू 209 कोबरा बटालियन, तो हम मिसेस के अगेंस्ट ऑपरेशन करते रहते हैं। तो उसी तरीके से हम अच्छे दृढ़ संकल्प के साथ, हिम्मत के साथ जो है हम नस्लीय को मारने के लिए उतरे थे मैदान में। और चोट वोट तो लगी जाती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आईडी ब्लास्ट में मेरा पैर इंजर हो गया, लेकिन मेरे पूरे टीम ने जो ना इतना अच्छा साथ दिया, इतनी चिकन स्पीड दिखाई। मसल्स के साथ चाहे एनकाउंटर रहा हो या फिर मेरा इवेक्यूएशन की जो प्रोसेस है, 209 कोबरा या सीआरपीएफ जो है बहुत ही महान फोर्स है। मैं एक ही बात कहूँगा कि हमारे टीम भी जैसे ही मैं जिंदा हूँ। अगर मेरे टीम मेंबर्स जो है इतने अंदर इंटरव्यू के अंदर से इतनी मेहनत के बाद, इतने खराब टाइम के बाद मुझे टाइमली, हालांकि टाइम लग गया हमको हो गया, लेकिन फिर भी मेरे को एविकेशन में जो मजबूर था बहुत ही अल्टीमेट है। सर, आप जब यहाँ आए थे तो हमने आपकी वीडियो देखी थी और वो कितना भयानक मंजर होता है हमें पता है, लेकिन उस टाइम पे भी जब एक सोल्जर को अपनी वीरता दिखानी होती है, वो कितना भयानक मंजर। भयानक नहीं होता कुछ भी, लाइफ भयानक नहीं होती है, लाइफ खूबसूरत उसकी नहीं है। जो हमारे भारत की, हमारे इंडिया की सॉवरेनिटी को चैलेंज करते हैं, इंटीग्रिटी को चैलेंज करते हैं और इंटीग्रिटी को खत्म करने की कोशिश करते हैं, ऐसे देश के दुश्मन, आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं, जो भी हैं, उनके खिलाफ लड़ना मैं उसको भयानक मंजर नहीं दूंगा। हाँ, रोमांच जरूर होता है थोड़ा सा कि किस तरीके से हम प्लान करें, किस तरीके से हम अपने ट्रूप्स को ना सेव रखें। बीइंग ऑफिसर में को ना हर चीज को देखना होता है, तो ये हमारे दिमाग में होता है कि हम अपने ऑफिसर को कैसे इस तरीके से एग्जीक्यूट करें। और उस दौरान जो भी मुठभेड़ होती है तो उसमें भयानक नहीं, एक्साइटमेंट और जीत जो सी चीजें होती है। जब आपका सीआरपीएफ में आने का सपना था तो क्या लेके आप क्या ड्रीम्स लेके आए थे सीआरपीएफ?
मैं LLB की पढ़ाई कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो मैं सिविल सर्विसेज और यूपीएससी के बाकी एग्जाम्स के ना पेपर अटेम्प्ट करता था। इससे पहले मैंने एनडीए का पेपर और सीडीएस के पेपर क्वालिफाई किए थे। और सिविल सर्विसेज में भी जो मैंने प्री उस टाइम पे क्वालिफाई किया था, लेकिन मेंस नहीं हो पाया था। इस दौरान जो ना मेरा यूपीएससी के सीपीएफ एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हो गया था 2011 में। तो मेरे घर वाले जो है मेरे को फोर्स में भेजना नहीं चाहते थे। मेरी जब सिलेक्शन हुआ तो मेरी माँ पूरी रात मेरे दोनों पैर दबाती थी। मेरे को याद है कि बेटा फोर्स में हो जाना, फोर्स में हो जाना। आज मैं थोड़ा सा कई बार ये देखता हूँ कि ना आज एक मेरा पैर नहीं है, जिस मेरी माँ ने मना किया था उस टाइम पे फोर्स में हो जाना हमको, क्योंकि मैं अकेला बेटा था। लेकिन मैं उनको एक ही बात कहता था कि मैं एक दिन आप मेरे को प्राउड फील करोगे, मेरे को प्लीज फोर्स में जाने दो, ये मेरा ड्रीम है। अभी जो सीएपीएफ बिल पे बात चल रही है उस पर आपका क्या कहना है? सीएपीएफ बिल का जो है मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट में एक केस जो है लंबी लड़ाई जीते हैं। मैं 15 साल से इस परमानेंट हूँ। तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब अगर मेरा पर्सनली माना कि ना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो वाला जो है फॉलो करना चाहिए। बाकी हमारी गवर्नमेंट भी पॉजिटिव है, गवर्नमेंट से बहुत उम्मीदें हैं। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ माननीय हमारे अमित शाह जी की, और मुझे लगता है कि ना कुछ इसमें चेंज हो जाए, नहीं सकता हूँ ठीक होगा। मैं आप ऑलराउंड रहते हैं, तो जब ये आईपीएस डेपुटेशन की बात होती है तो ये कितना आपको इस पे क्या कहना? मेरी किसी से ना किसी पर्टिकुलर उस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता। हमारे ऊपर जो हमारे डीजी सर हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो वो आए अगर आना है तो वो रिप्रेजेंट कर, मुझको कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। आईपीएस भी आने चाहिए, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ना तो उससे ये हुआ कि ना वो इम्प्लीमेंट हो जाए हमारे ऑफिस के लिए। आप अमित शाह सर से मिलना चाहते हैं? मैं मिलना चाहता हूँ सर। सर आप अपने कोई इंसिडेंट या फिर कुछ ऐसा बताना चाहोगे जो अभी तक देखी या बहुत अच्छी है या बहुत खराब? देखिए मैम, सीआरपीएफ बहुत अच्छी फोर्स है। जब मैं सीआरपीएफ ज्वाइन किया था तो उस टाइम पे ना दंतेवाड़ा का एक कांड हुआ था जिसमें 76 है ना जवान शहीद हुए थे। तो उस टाइम पे लोगों में एक फियर था 2010 के अंदर। 2011 में जब मेरे को एक कहानी मैं आपको बताऊंगा। यूपीएससी में इंटरव्यू देने से पहले एक फॉर्म भरा जाता है डीए एप्लीकेशन फॉर्म, और उसमें आपको अपनी फोर्सेस के ना चॉइसेस देनी पड़ती हैं, नंबर 1 नंबर 2 पे कौन इस तरीके से। तो उस टाइम पे मैंने चॉइसेस जो भेजी थी मैम, तो और लोगों ने कहा कि ये ना सीआरपीएफ जो ना पीछे रखना, उसमें जाते हैं तो ना मतलब खतरा बहुत ज्यादा होता है। तो मैंने नॉर्मली भर के मैं सबमिट कर दिया था। 5 बजे तक का टाइम होता है यूपीएससी ऑफिस जहाँ पे ये फॉर्म सबमिट होता है। तो वो साझा रोड पे है उसमें दिल्ली के अंदर। तो साझा रोड पे मैं यूपीएससी हाउस में फॉर्म भर के ना इंडिया गेट तक पहुंचा था, तभी मेरे को सीआरपीएफ को जॉइन मिला था। 2011 की बात है, जुलाई तक की गर्मी का महीना था। तो मैं कॉलेज का एक होता है नॉर्मल सी चीज होती है कि अटेंडेंस होती है। तो मैं सीआरपीएफ के जवान से मैंने पूछा कि ना सीआरपीएफ कैसे फोर्स है, तो उसने इतने इस फोर्स के गुणगान कर दिए। मैं दैट वाज द टाइम ऑफ आई थिंक 4:45 वहां से मैंने रनिंग करनी स्टार्ट की। मेरे को लगा मैंने गलत चॉइसेस कर दी हैं, और रनिंग करते करते मैं जो है ना साझा रोड पे जो यूपीएससी हाउस पहुंचा तो 5 बज गए थे। 5:02 हो गई थी। विंडो अबाउट
टू बी क्लोज था, और मैंने उनको कहा कि सर मेरे को मेरा ना फॉर्म जो भी दिया है उसको चेंज करना है। तो जो विंडो पे भैया थे, अंकल थे, वो बोले कि नहीं वो तो जमा हो चुका है अंदर। तो मैंने उनको कहा कि ये मेरे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट प्लीज है ना वो है फेज है, इसको मेरे को चेंज करनी है अपनी प्रेफरेंसेस। तो मैंने अंदर से फॉर्म मान गए, वो अंदर से मैंने फॉर्म ला के दिया। तो मैंने उसको चेंज करके सीआरपीएफ को नंबर 1 पे भेजा। तो मुझे लगता था कि खतरा वैसे से हो सीआरपीएफ में, लेकिन ऐसे जो ना एडवेंचर्स और ऐसे जो हिम्मत वाले जवान जितने खतरे के बावजूद भी जो है ना हंस के जो है नौकरी करते हैं, ऐसी ऐसी फोर्स है ना पूरी, उसमें मेरे को नहीं लगता दुनिया में कोई होगी। हर टाइप की ड्यूटी करती है मैम ये, चाहे आपका जो किसी में ना आतंकवादियों के साथ लड़ना हो, या जो लोग 30% एरिया के आसपास जो है ना हमारा नस्ल प्रभावित हो गया था 2010 में, उसको खत्म करने का जो है ना निर्णय हो हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर सर का, उसको कंप्लीट करने का जो है ना पूरा श्रेय जो है ना सीआरपीएफ का उसमें इम्पोर्टेंट रोल है, कोबरा का इम्पोर्टेंट रोल है। और आप ये देखिए कि मेरी 209 कोबरा एक ऐसी यूनिट है मैम, ऐसी यूनिट आप इमेजिन ही नहीं कर सकती कि किसी यूनिट में विद इन 1 ईयर 1 करोड़ के 3 CCM सेंट्रल कमेटी मेंबर को न्यूट्रलाइज किया। ऐसी फोर्स, ऐसी टीम, ऐसे ऑफिसर्स, ऐसी टीम स्पिरिट कोबरा में है मैम, वो कहीं है नहीं सीआरपीएफ में। दिस इज बेस्ट फोर्स। इसी तरीके से हमारी जो है और भी होती है दंगा नियंत्रण के लिए आरएफ होती है, अलग अलग होती है। तो मुझे बेस्ट लगता है कि मैं प्राउड फील करता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मैं इस फोर्स का पार्ट हूँ। इतना कुछ होने के बाद भी सर इतना पॉजिटिव देख के आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आपसे राहुल गांधी जी मिलने आए थे, उस मीटिंग के बारे में क्या बोलना चाहिए? मुझे पता नहीं था कोई वीआईपी रूल्स नहीं किया था। सुबह ही मुझे पता लगा कि ना राहुल गांधी जी मिलने आए हैं। उनके साथ अच्छी मुलाकात हुई, उन्होंने मेरा हालचाल पूछा, बच्चों का भी जो उन्होंने पूछा उनके क्या चॉइस हुए हैं, बच्चों ने बताया क्रिकेट खेलना चाहते हैं, टेनिस खेलना चाहते हैं। तो नेक्स्ट डे उन्होंने किट भी भिजवाई। तो इट वाज अ गुड जेस्चर ये ना, कोई पॉलिटिक्स नहीं है इस चीज में, लेकिन फिर भी उन्होंने बच्चों के लिए जो ना नेक्स्ट डे भिजवाना अच्छा लगा। मतलब थोड़ा सा इस तरीके का भी मतलब होना चाहिए। और बाकी ठीक है मैम, हम तो मैम भारत सरकार के कर्मचारी हैं, इसमें मैं कुछ ज़्यादा आपको क्या बताऊँ। हमारे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, और हम तो मैम उस गवर्नमेंट ने जो हमारे आदरणीय रिस्पेक्टेड होम मिनिस्टर सर ने जो हमको टारगेट दिया था 31 मार्च का, उसको कंप्लीट करना ही मेरा टारगेट था कि 31 मार्च से पहले मैं हम देश को नस्ल मुक्त भारत कैसे बना सकें, उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकें। उस दौरान मेरे को चोट लगी, मैं 1 मार्च को पैर गया, लेकिन मैंने हौसला नहीं गया। इस देश के लिए एक पैर क्या, मैं दोनों पैर अपनी जान कुछ भी बस कोई हमारा बल का हर ऑफिसर, हर अधिकारी जो है, हर जवान जो है ऐसे कष्ट देने के लिए तैयार है। सर जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो मनोबल क्यों टूटेगा? मनोबल टूटेगा इस देश के दुश्मनों का। जब हमारे देश के दुश्मन देखेंगे, आतंकवादी देखेंगे, नक्सलवादी देखेंगे कि हमारे फोर्स के जवान अफसरों का मनोबल कितना अच्छा है, ये देख के उन देश के दुश्मनों का मनोबल टूटना चाहिए। हमारा मनोबल नहीं टूट सकता। आई एम प्राउड कोबरा ऑफिसर, मुझे प्राउड फील होता है। मनोबल नहीं टूट सकता हमारा, लेकिन इस देश को जो टुकड़े टुकड़े करना के बारे में सोचते हैं, ऐसे देश के दुश्मनों का मनोबल जरूर टूटेगा। बहुत प्राउड फील होता है आप जैसे ऑफिसर्स से बात करके। मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं एक बार हमेशा जिस हमारे होम मिनिस्टर सर हैं उनसे मिलना चाहता हूँ, और मुझको पता भी नहीं, मैंने पढ़ा भी नहीं बिल के बारे में, कुछ पढ़ा भी नहीं, तो मुझे मैं अभी बीमार हूँ, मुझको
ढंग से नींद ही नहीं आती है। मैं मुश्किल से 1 घंटा सो पा रहा हूँ फिलहाल। हम्म, तो मुझको इतना पता नहीं है फिलहाल क्या चीज़ होने लगी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर कुछ कोई इसमें कुछ वो हो अमेंडमेंट उसका हो, कि अगर सर मिलने अगर आएंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा और कोई नहीं है। और मैं प्राउड फील करता हूँ कुछ कितना भी अगर कुछ हो भी जाए ना, कोई वो फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम है और काम ही पूजा होती है। सर आप जैसे भी एडमिट हो यहाँ पे हो तो आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं, जो भी ऑफिसर्स यहाँ पे आते हैं अच्छे से सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाती है। मैम मेरा तो एक चीज़ है कि सीआरपीएफ जवान और अफसर जो भी बैटल फील्ड में चोट खा लेता है या अदरवाइज भी उसको से चोट होती है, हमारा डिपार्टमेंट उन्होंने बेस्ट सुविधा देने की कोशिश करता है। और मैं इस चीज़ के लिए ना हमारे जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे पहले थैंकफुल कि मुझे बेस्ट ही मिला है मेरे साथ से। इससे अच्छा मुझे कहीं मिल नहीं सकता। मैम एज अ वाइफ आप भी एक ऑफिसर हो, तो जब आप फैमिली मेम्बर ये देखते हो तो आप पे क्या असर पड़ता है, या व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस अबाउट दिस? बिफोर बीइंग ए वाइफ आई एम ए फेलो ऑफिसर, और मैंने अजय को बहुत अच्छे से अपने ऑफ सेटअप में परफॉर्म करते हुए देखा है। एज ए वाइफ आई फील इमेंसली प्राउड। डर लगता रहता है हर ऑपरेशनल ड्यूटी में जाने से पहले, लेकिन जिस तरह के अजय के एफ़र्ट्स हैं, जिस तरह उनका काम है, एक्सपर्टीज़ है उनके फील्ड में, तो ही परफॉर्म्स रियली वेल, और उसे देख के मुझे से प्राउड ही फील होता है। इनकी फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडिंग मदर इन लॉ और फादर इन लॉ सब अजय पे बहुत प्राउड फील करते हैं। जब आपने इस इंसिडेंट के बारे में फर्स्ट टाइम सुना था, व्हाट वाज योर रिएक्शन? सीआरपीएफ के ऑपरेशंस बहुत सीक्रेटिव होते हैं, और मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी इंसिडेंट के ऑलमोस्ट 1.5 आवर के बाद 6:30 के अराउंड। और जब ऑप्स में जाते हैं एक स्लाइट फियर तो हमेशा माइंड में रहता ही है, बट मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, क्योंकि कोशिश की जाती है कि जो भी फैमिली मेम्बर्स हों उनको लिमिटेड से लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और जब मुझे बताया गया था कि ऐसे एक आईडी ब्लास्ट हो गया है, और क्योंकि मैं पिछले 14 साल से इस फोर्स का पार्ट हूँ, तो मुझे पता है कि आईडी इंसिडेंट्स कितने सीवियर होते हैं, तो मैं बहुत डर गई थी। और मैं वेट कर रही थी कि किस टाइम तक इवैक्यूएशन हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिचुएशन और वहाँ का टेरेन और हालात ऐसे थे कि इन्फॉर्मेशन बहुत लिमिटेड मेरे पास आ रही थी, और आई वाज वेटिंग कि कब वो वहाँ से इवैक्यूएट हो जाएं। फिर हम लोग रांची में जो हमारा राज हॉस्पिटल है, वहाँ पर मैं सारे ऑफिसर्स के साथ अजय का वेट कर रही थी। वो बहुत ही बहुत ख़राब माहौल था, और ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे बहुत डर लग रहा था। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था मेरा डर और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सारी ऑनेस्ट ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन मेरे पास ना हो। आईडी ब्लास्ट बहुत डिवास्टेटिंग होते हैं, और मैंने बहुत बार देखा भी है। तो जब तक अजय को मैंने खुद से देख नहीं लिया एंड ही रीच्ड अबाउट 12:40 इन द हॉस्पिटल, तब तक मेरे फियर का कोई लिमिट नहीं था, एंड मैं नेगेटिव से नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में घूम रहे थे। बट एक बार मैंने उनको देख लिया तो आई वॉज होपफुल। मुझे पता था कि अजय बहुत स्ट्रॉन्ग है, और कोई भी सिचुएशन होगी, अगर ज़रा एक माइनर से माइन्यूट चांस होगा, तब भी वो सर्वाइव करके वापस आ जाएंगे। तो ये थी अजय मलिक की असली कहानी, जो कई लोगों के लिए आज एक मिसाल है। बाकी के ऐसे इंटरव्यूज़ देखने के लिए देखते रहिए दी एज।